फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिले। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसी वजह से मैं एपिसोड नहीं डाल सकी। और मुझे पता है आप लोग लास्ट सेगमेंट्स चल रहे हैं स्टोरी के, तो कितने डेस्परेट हो गए। आई डू अपोलोजाइज फॉर द डिले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज द 19th एपिसोड फॉर अंटिल आई फाइंड यू। लेट्स स्टार्ट द नरेशन। और सीन मूव होता है मॉर्निंग में। राइल की आंख खुली तो उसने अपने सर को फ्रीन की बाजू पर देखा। सामने देखा तो फ्रीन उससे खुद से लिपटाए हुए सो रहा था। राइल सीधा होकर बैठ गया। उसके उठते ही फ्रीन की आंख भी खुल गई। गुड मॉर्निंग चैम्प, नींद पूरी हो गई तुम्हारी? फ्रीन ने पूछा। गुड मॉर्निंग अंकल, आप यहाँ क्यों सो रहे थे? राइल ने पूछा। वो कल बहुत देर हो गई थी तो आपकी मॉम और आंटी यूकी ने मुझे यहीं सोने का सजेस्ट किया। मुझे बहुत नींद आ रही थी, फ्रीन ने कहा। राइल कुछ सोच कर बोला, पर आंट यूकी के घर तो बहुत सारे रूम्स हैं, आप फिर भी यहाँ आकर क्यों सोए? राइल ने कहा। फ्रीन कुछ सोच कर बोला, वो मुझे अकेले सोने में डर लगता है। क्या? फ्रीन की ये बात सुनकर राइल जोर जोर से हंसने लगा। आप इतने बड़े हो फिर भी आपको डर लगता है? लड़कों को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, मेरे डैडी कहते हैं। आपको पता है मैं बहुत छोटा था तब से मैं सेपरेट रूम में सोता हूँ। ये कहकर राइल फिर से हंसने लगा। फ्रीन ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो क्या हुआ अगर मैं डरता हूँ? राइल तो नहीं डरता। राइल अगर रोज मेरे साथ सोएगा तो फिर मुझे भी डर नहीं लगेगा। राइल हैरानी से फ्रीन को देखने लगा। पर मैं रोज आपके साथ कैसे सो सकता हूँ? आज तो मैं और मामा हमारे घर चले जाएंगे, फिर तो आप अपने घर चले जाओगे। आप खुद ह्यूंजू के साथ सो जाया करो। ये कहकर राइल उसे देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। फ्रीन इस बात का क्या जवाब दे, उसे समझ ही नहीं आया। उसने राइल को देखकर कहा, चलो अब उठ गए हो तो रेडी हो जाओ, मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। पहले दोनों इकट्ठे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ्रीन ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे डैडी को कॉल करना है। मैंने उन्हें अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए कहा था, वो भूल ना जाएं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और फ्रीन वहीं बैठा रहा। हुनकुआ ने फ्रीन से जो कुछ भी छीना उसमें सबसे ज्यादा कीमती राइल के बचपन की यादें थीं। वो बचपन जो उसने फ्रीन के बिना गुजार दिया। अब वो 9 साल का एक बड़ा होता बच्चा था। उसने 9 साल हुनकुआ को अपने बाप के रूप में देखा था। एक ही दिन में फ्रीन उसे कैसे रिप्लेस कर सकता है? जो नुकसान हुनकुआ ने किया, ये उनमें सबसे बड़ा नुकसान था उसका। जब भी वो राइल के मुंह से हुनकुआ के लिए डैडी सुनता तो उसके वजूद में एक आग लग जाती जो उसे अंदर तक जला देती। फ्रीन अभी भी बिस्तर पर यूं ही बैठा था। कुआ, जो भी तूने मुझसे छीना है, इन सब का हिसाब मैं तुझसे जरूर लूंगा, उसने ये कहा और कमरे से बाहर निकल गया। और सीन मूव होता है डाइनिंग रूम में। यूकी और बेकी दोनों ब्रेकफास्ट लगा रहे थे। तभी राइल मुस्कुराता हुआ डाइनिंग रूम में आ गया। गुड मॉर्निंग मामा, राइल ने मुस्कुरा कर कहा। गुड मॉर्निंग स्वीटी, ये कहकर बेकी ने उसे गले लगाया और उसके गाल पर एक किस किया। चलो नाश्ता कर लो, ये कहकर बेकी ने उसे अपने पास टेबल पर बिठाया। थोड़ी देर में फ्रीन भी वहीं पर आ गया। गुड मॉर्निंग भी यूकी, फ्रीन ने यूकी को देखकर कहा। गुड मॉर्निंग हुन फ्रीन, आप कैसे हैं? यूकी ने पूछा। कल बेकी ने यूकी को अपने और फ्रीन के बारे में सब कुछ बता दिया और वो उनकी कंडीशन को अच्छे से समझ रही थी। मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी कल मैं यहीं पर रुक गया। इट्स ओके, इसे अपना घर ही समझिए, यूकी ने मुस्कुरा कर कहा और वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। यूकी फ्रीन और राइल को ही देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि राइल फ्रीन की परछाई था। कोई भी देखकर बता सकता था कि राइल फ्रीन का ही बेटा है। दोनों में बहुत रिजेम्बलेंस थी। फ्रीन डिशेस निकाल निकाल कर राइल की प्लेट में डाल रहा था।
और उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने को कह रहा था। बेकी फ्रीन को देखती जा रही थी। उसकी आंखों में राइल के लिए एक अजीब सा अफेक्शन था जो वो बहुत गहराई से महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में उन लोगों ने नाश्ता किया और राइल ने कहा, मामा मुझे डैडी को कॉल करना है, आप अपने नंबर से उनसे बात करवा दें प्लीज। बेकी ठहर गई और फ्रीन को देखने लगी जिसका खाना खाता हाथ रुक गया। आपको डैडी से क्या बात करनी है? बेकी ने पूछा। मुझे उन्हें रिमाइंड करवाना था कि वो मेरे प्लांट्स को पानी दे दें, और वैसे भी मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, राइल ने कहा। बेकी उसकी बात पर फ्रीन को देखने लगी जिसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। मैं अभी आपकी बात करवा देती हूँ। बेकी ने कॉल मिलाई जो कुनकुआ ने उठा ली। बेकी मुझे पता था तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। हाय कुआ, वो राइल आपसे बात करना चाहता है, बेकी ने कहा। ओह राइल। बेकी ने फोन राइल को दे दिया। गुड मॉर्निंग डैडी, कैसे हैं आप? राइल ने कहा। मैं ठीक हूँ, मेरा चैम कैसा है? कुनकुआ ने प्यार से कहा। उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर राइल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वैसे भी बहुत कम होता था जब उसके डैडी का मूड इतना अच्छा होता था। डैडी मैं बस आपको बहुत मिस कर रहा था, आपने मेरे प्लांट्स को पानी दिया? राइल ने पूछा। हाँ, मैं डेली उन्हें पानी दे रहा हूँ। तो मम्मा से कहो ना कि तुम्हें लेकर जल्दी से वापस आ जाएं। मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ, कुनकुआ ने कहा। राइल और भी चहकने लगा। मैं मम्मा से बोलता हूँ मुझे जल्दी से आपके पास ले आए। हम लोग बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं डैडी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, उसने मुस्कुरा कर कहा। बेकी और फ्रीन एक दूसरे को देखने लगे। राइल को वो ये सब कैसे समझाते। फोन बंद हुआ और कुनकुआ मुस्कुराकर फोन को देखने लगा। राइल को कैसे समझाएगा फ्रीन कि उसका बाप तू है, मैं नहीं। ये कहकर वो चलते हुए उन प्लांट्स तक आया जो राइल ने अपने हाथ से लगाए थे। वो उन प्लांट्स को मुस्कुराकर पानी देने लगा। ये प्लांट्स राइल की तरह थे उसके लिए, जिन्हें 9 साल उसने अपने हाथों से सींचा था। राइल की जिंदगी में उसकी पोजीशन फ्रीन कभी ले ही नहीं पाएगा, उसे इस बात पर कॉन्फिडेंस था। और वो यूं ही मुस्कुराकर उन प्लांट्स को पानी देता रहा। और सीन मूव होता है बुटीक में। बेकी अभी अभी बुटीक आई थी। सब लोग उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। चुपती हुई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे देखकर सब लोग मुड़ जाते, हंसकर कानों में बातें करने लगते। ये सब क्या हो रहा है? उसने मिस वॉन से कहा। मिस वॉन, कुछ हुआ है? आज सब लोग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। मिस वॉन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उनकी आंखों में भी आज एक अजीब सी नफरत थी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेकी, मिस वॉन ने कहा, और वो न्यूज़पेपर को देखती रह गई। और सीन मूव होता है राइल के स्कूल में। अभी लंच ब्रेक थी। वो हमेशा की तरह युंजू के साथ लंच करने के लिए कैफेटेरिया में आया था। तभी साथ वाले टेबल पर कुछ बच्चे बैठ गए और उसके बारे में बातें करने लगे। तुम्हें पता है राइल की मम्मा बहुत गंदी हैं। क्या गंदी हैं? बाकी बच्चे हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ, मेरी मम्मा बता रही थी कि इसकी मम्मा चीटर हैं। उन्होंने इसके डैडी को चीट किया है और उन्होंने युंजू के अंकल के साथ दोस्ती की है। तो इसमें ऐसा क्या बुरा है? लड़के लड़कियों के दोस्त होते हैं। अरे पागल, वो वाली दोस्ती नहीं, वैसी दोस्ती जैसी मम्मी पापा में होती है, वो बच्ची कह रही थी। युंजू उन्हें देखने लगा। राइल उनकी बातों से अपसेट हो रहा था। राइल चलो कहीं और चलते हैं, ये कहकर वो राइल का हाथ पकड़कर उसे कैफेटेरिया से बाहर ले गया। तो सामने वही लड़के चलते आ रहे थे जिन्होंने राइल को फर्स्ट डे पर बुली किया था। कैसा है हिंजू, अपने चमचे को साथ लेके घूम रहा है?
उन लड़कों ने कहा, अपने काम से काम रख। युंजू उन्हें क्रॉस करता रायल को लेकर जाने लगा। जब दोबारा से उन्होंने उसे और रायल को घेर लिया। कैसा है पिद्दी? अब पता लगा तू अपने अंकल की वजह से इस पिद्दी को अपने साथ साथ रखता है ना? क्योंकि तेरे अंकल का इसकी मॉम के साथ चक्कर है। जबान संभाल कर बात कर, युंजू ने कहा। वो लड़के हंसने लगे। हाँ ठीक है, जा, हमने जाने से कब रोका है। क्यों भाई पिद्दी, तुम्हारी मम्मा तो बड़ी तेज निकली। ये कहकर वो हंसने लगे और वहां से चले गए। कौन युंजू, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मेरी मम्मा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी मम्मा ने क्या किया है? रायल आंसू भरी नजरों से युंजू को देखने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। उसने रायल के हाथ को मजबूती से पकड़ा। रायल, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन सबको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। रिलैक्स। ये कहकर युंजू रायल को अपने साथ दूसरी तरफ ले गया और सीन मूव होता है फ्रीन के घर। फ्रीन ने कार पार्क की थी और अभी अभी घर के अंदर आया था। तभी अलिसारा की कॉल आई। हाय पी सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ फ्रीन, तुम कहाँ हो? कल रात कहाँ थे तुम? अलिसारा ने परेशान होते हुए कहा। मैं तो रायल और बेकी के साथ था। कल रात वहीं सो गया था। अभी अभी घर आया हूँ। घर? तुम मेरे बगैर घर मत जाना, और हो सके तो अभी डैड का सामना मत करना। क्यों, क्या हुआ? ये कहता कहता वो घर के अंदर चला गया। कान पर अभी भी फोन लगा हुआ था। तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? अलिसारा ने कहा। वो ठहर गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? आगे अलिसारा की बात वो सुन नहीं सका। उसके घर के अंदर आते ही मिस्टर चंकीमा उसके करीब जाकर उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। कहाँ थे तुम, कहाँ थे तुम? ये कहकर वो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहे थे। डैड, क्या हुआ है? मैंने किया क्या है? फ्रीन हैरान सा उन्हें देखने लगा। ये क्या है फ्रीन? ये कहकर उन्होंने उसकी तरफ न्यूज़पेपर उछाला जो जाकर फर्श पर गिरा। फ्रीन हेडलाइंस देखने लगा जहां पर उसकी और बेकी की खबर छपी थी। चंकीमा एम्पायर्स का इकलौता वारिस एक शादीशुदा लड़की पर फिदा, उन दोनों का सीक्रेट अफेयर है। ये न्यूज़ आज मीडिया की हेडलाइंस थी जिसमें उसकी और बेकी की तस्वीर थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा और अपनी मॉम का ख्याल नहीं आया? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमने मांगी और मैंने तुम्हें लाकर ना दी हो? उसके बाद भी ये सब, शादीशुदा लड़की? क्यों फ्रीन? फ्रीन अभी भी फर्श पर गिरे हुए न्यूज़पेपर को देखता जा रहा था। डैड, ये लड़की बेकी है, वही लड़की जिससे मैंने लंदन में शादी की थी। सो व्हाट फ्रीन? आज वो किसी और की बीवी है। तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी जिंदगी किसी और रास्ते पर डाल दी। ही हैज अ चाइल्ड, डू यू अंडरस्टैंड? उसके डैड अभी भी गुस्से से कह रहे थे। उसकी मॉम ने रोते हुए उसके डैड का हाथ रोक दिया जो अब भी फ्रीन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। रुक जाइए प्लीज, बस कर दीजिए, उसकी मॉम ने रोते हुए कहा। डैड, आप चाहते हैं भूल जाऊं कि बेकी मेरी बीवी थी? क्या आप ये भी चाहते हैं कि मैं ये भी भूल जाऊं कि रायल मेरा बेटा है? मिस्टर चंकीमा हैरान हो गए और उसे देखने लगे। तो तुम्हारा बेटा रायल? वो बच्चा जो अक्सर ह्यूंजू के घर में खेलने आता था, नाइट स्पेंड करता था, अब तो वो उन्हें अपने फैमिली मेंबर जैसा ही फील होने लगा था। वो लिटिल यंग मैन जो उनके बेटे की तस्वीर था, वो असल में उनका पोता था। हैरानी से वो फ्रीन को देखने लगे। रायल तुम्हारा बेटा है? फ्रीन ने हाँ में सर हिलाया। जब मेरा और बेकी का एक्सीडेंट हुआ तब वो प्रेग्नेंट थी डैड, मेरे बच्चे के साथ। आप चाहते हैं कि मैं बेकी को भूल जाऊं, पर अपने बच्चे को कैसे भूलूं डैड? मैंने हमेशा आपको अपना रोल मॉडल माना है। चाहे कैसी भी सिचुएशन रही हो, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ दूं डैड? कैसे भूल जाऊं कि वो मेरे वजूद का हिस्सा है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, आवाज में एक दर्द था। मिस्टर चंकीमा हैरान से उसे देख रहे थे। रायल के साथ हुई उनकी बातें, उसकी आंखें जो उनकी बेटी से मिलती थी,
उसका चेहरा जो हूबहू फ्रीन जैसा था, अब उस बच्चे का मुस्कुराता चेहरा उनकी आंखों में घूमने लगा। वो खामोश हो गए और मुड़ गए। फ्रीन उनकी पीठ को देखता रहा। डैड, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने बच्चे को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ डैड। मैं अपने राहिल और बेकी के बगैर नहीं रह सकता डैड, मैं क्या करूं? फ्रीन रोते हुए कह रहा था। उसके डैड ने और कुछ नहीं पूछा, मुड़े और उसे देखकर बोले, बाप बनना एक बहुत ही अनोखा एहसास है फ्रीन। वो उसके करीब आए और उसका चेहरा ऊंचा करके उसकी आंखों में देखकर बोले, जब तुम्हें पहली बार मैंने अपनी बाहों में लिया तो एक अजीब सी गर्माहट तुम्हारे वजूद से निकलकर मेरे वजूद में आने लगी और उसी दिन मैं मजबूत हो गया। मैंने खुद से कसम खाई कि मैं कभी नहीं रोऊंगा, ताकि मेरे बच्चे की आंखों में कभी आंसू ना आए। हमेशा उसके लिए खड़ा रहूंगा, हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। अब तुम भी बाप बन गए हो मेरे बेटे, और तुम्हें भी राइल के लिए ऐसे ही प्रोटेक्टिव होना चाहिए। अगर खुद रोगे तो उसे कैसे संभालोगे? सिचुएशन कैसी भी हो, खुद को संभालो और आगे बढ़ो। वो अपने डैड को देखता रहा। क्या मतलब डैड? उसके डैड ने उसे देखकर कहा, नाम से कहो कि आज ही बेकी के डिवोर्स का लीगल नोटिस तैयार करे। मुझे मेरा पोता जल्दी से जल्दी अपने घर में वापस चाहिए। उनके ये कहने पर रीन ने उन्हें टाइटली हग किया। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। ये कहकर रीन ने उन्हें और टाइटली हग किया और वो उसकी पीठ सहलाने लगी। मैं हूं ना, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा। बस तुम मेरे पोते को मेरे घर लाने की तैयारी करो। ये सुनकर मिसेस चंग की माँ भी मुस्कुराने लगी। और सीन मूव होता है स्कूल खत्म होने के बाद। राइल जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, उसने सामने खुनकुआ को देखा जो उसी का इंतजार कर रहा था। डैडी, ये कहकर राइल भागते हुए गया और उसने खुनकुआ को टाइटली हग कर लिया। अब कैसे हो डैडी? मैंने आपको बहुत मिस किया, राइल ने एक्साइटेड होते हुए कहा। खुनकुआ ने भी उसे टाइटली हग करते हुए कहा, मैंने भी अपने बेटे को बहुत मिस किया। उसके बाद वो मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। कैसा रहा मेरे बेटे का दिन? राइल आज हुई बातों के बारे में सोचने लगा। फिर खुनकुआ को देखकर बोला, आप मुझे घर लेकर जाने आए हो ना? उसकी आवाज में एक खुशी थी। इससे पहले कि खुनकुआ उसकी बात का जवाब देता, पीछे से उसकी मॉम की आवाज आई। नहीं राइल, डैडी बस आपसे मिलने आए हैं। खुनकुआ और राइल दोनों ने सामने देखा तो बेकी खड़ी थी, जो उन्हीं की तरफ चलती आ रही थी। पर मम्मा, हम घर क्यों नहीं जा रहे? राइल ने बेकी से पूछा। मैंने आपसे कहा था ना, हम कुछ दिन अभी आंटी यूकी के घर पर रुकेंगे, तो बस डैडी आपको देखने आए हैं। बेकी ने खुनकुआ को देखा। उसकी आंखों में एक गुस्सा था। खुनकुआ मुस्कुरा कर उसे देखकर बोला, कैसी हो बेकी? सब ठीक चल रहा है? बेकी उसे देखती रही। हाँ, सब ठीक चल रहा है। राइल के सामने वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन अचानक तो नहीं आई। कहीं ना कहीं इसके पीछे खुनकुआ का हाथ है, उसे प्रेशराइज करने के लिए। राइल, और मुझे लेट हो रहा है, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर उसने राइल का हाथ पकड़ा और मुड़ गई। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है तुम्हारी, रीन ने दी। खुनकुआ ने जाती हुई बेकी को पीछे से कहा। बेकी मुड़ी और उसे देखने लगी। आसपास के सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। हाँ, उन्होंने ही लेकर दी है। ये कहकर वो दोबारा मुड़ी और राइल के साथ कार में बैठ गई और खुनकुआ वहीं खड़ा रहा। और सीन मूव होता है कुछ देर बाद। राइल और बेकी अभी अभी घर वापस आए थे। उसने राइल का बैग लिया और उसे सोफे पर बिठाया। मेरा प्रिंस यहाँ बैठे, अभी थोड़ी देर में आपके लिए स्नैक्स लेकर आ रही हूँ। ये कहकर बेकी मुड़ी
जब राइल की बात ने उसके कदमों को रोक दिया। मोमा, आपने डैड को चीट किया है? ये बात सुनकर बेकी हैरानी से मुड़कर उसे देखने लगी। ये तुम्हें किसने कहा? स्कूल में सब लोग कह रहे थे कि आपने उन हुंजू के अंकल के साथ दोस्ती की है, जैसे मम्मी पापा की होती है, और इसलिए आपने डैडी को चीट किया है। क्या आपने सच में ऐसा किया है? वो आंखों में सवाल लिए अपनी मॉम को देख रहा था। उसके सवाल एक खंजर की तरह लगे बेकी के दिल में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आई और घुटनों के बल अपने बेटे के सामने बैठ गई। सही होते हुए भी उसे अपना आप अचानक ही मुजरिम सा लगने लगा। उसने रोते हुए राइल से कहा, आप बताओ, क्या आपको लगता है आपकी मम्मा कुछ गलत कर सकती हैं? राइल बेकी की आंखों में देखने लगा। उसकी मम्मा ने कभी कुछ गलत नहीं किया था। उसने तेजी से अपनी मम्मा के आंसू साफ किए। सॉरी मम्मा, स्कूल में सब ऐसी ही बातें कर रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी मम्मा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये कहकर रायल ने बेकी को गले लगाया और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगा, किसी बड़े की तरह। बेकी को तसल्ली देने लगा। वो रायल के नन्हे से कंधे में अपना सर छुपाए रोने लगी। रायल उसे यूं देखकर परेशान हो गया। आई एम सॉरी मम्मा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। मुझे पता है आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, आप किसी को चीट नहीं कर सकते। उसने रायल को देखकर मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू रायल, अगर आपको अपनी मम्मा पे ट्रस्ट है तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। ये कहकर वो मुस्कुराई और उसके लिए स्नैक्स लेने चली गई। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रीन दिखाया जाता है। अपने डैड से बात करने के बाद उसने नाम से डिस्कशन किया और बेकी का डिवोर्स फाइल कर दिया। वो बहुत खुश था, बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तभी उसने बेकी को कॉल किया। हाय फ्रीन, कैसे हैं? बेकी ने कहा। उसकी आवाज़ कुछ रोई सी लग रही थी। बेकी, सब ठीक है? तुम्हारी आवाज़ इतनी रोई हुई क्यों लग रही है? फ्रीन ने परेशानी से कहा। तुम क्या आज जो न्यूज़ सुनी उसके बारे में परेशान हो? देखो, ऐसा सब कुछ होता रहता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस हौसला रखो। फ्रीन उसे समझा रहा था। बेकी को फिर से रोना आ गया। दुनिया कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रीन, जब तक मैं आपके साथ हूँ। मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। पर आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बेटे की आंखों में खुद को मुजरिम देखा। मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी उसकी आंखों में खुद को गलत देखा मैंने। इसकी तकलीफ कैसी है मैं आपको बता नहीं सकती। बेकी, क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। फ्रीन और परेशान हो गया। आज राइल ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसके डैड को चीट किया है, क्या मैंने आपके साथ वैसी दोस्ती की है जैसे मैरिड कपल्स की होती हैं। वो अपनी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा शक लिए मुझे देख रहा था फ्रीन, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। उस नन्ही सी जान को मैं क्या समझाऊं कि मुझ पर क्या बीती है, उसे कैसे समझाऊं कि मैंने क्या सहा है। उसकी बातें सुनकर फ्रीन समझ गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेकी, मैंने कहा ना मैं हूँ, और मैं तुम्हें और राइल को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस तुम हिम्मत रखो, फ्रीन ने कहा। बेकी ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है फ्रीन, खुद से भी ज्यादा। और वो दोनों मुस्कुराने लगे और सीन मूव होता है फुकेट में। बेकी के डैड ने न्यूज़पेपर को टेबल पर पटकते हुए कहा, गुस्से के साथ, रही सही इज्जत भी खराब कर दी तुम्हारी बेटी ने। देख लो उसके करतूत। कहा था उसे कि रुक जाए, पूरे शहर में तमाशा बनाकर रख दिया है हमारा। वो गुस्से से कह रहे थे। बेकी की मॉम ने कहा, आपकी गलती है, सब आपकी गलती है। बेकी के डैड हैरानी से उसकी मॉम को देखने लगे। क्या मतलब? बेकी की मॉम ने दुख के साथ उन्हें देखते हुए कहा, आपने अपनी बेटी के दिल को कभी समझा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। आज भी आप लोगों की बातों पर
अपनी बेटी से ज़्यादा यकीन कर रही हैं। आपने ये तो देखा कि उसका अफेयर है किसी के साथ। ये जानने की कोशिश की कि वो इंसान कौन है? ये वही इंसान है जिसे मैंने ट्रेन स्टेशन पर देखा था 9 साल पहले, जिससे बेकी ने शादी की थी, जो रायल का बाप है। ये बात सुनकर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग शॉक रह गए। ये वही लड़का है? पर यह कैसे हो सकता है? उन्होंने न्यूज़पेपर को दोबारा पकड़ा। प्रिंस सरोजा, ये नाम तो सुना सुना लग रहा था, पर चंकीमा इंडस्ट्रीज का वारिस, जिस प्रीन को बेकी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो तो कोई 2 टके का गवैया था, जिसकी फैमिली कर्जे में डूबी थी, जिसके पास उनकी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं था सिवाय टेंशन के। क्या ये वही इंसान था? आपने बेकी को हमेशा गलत ही समझा है हनी। आप उस वक्त भी गलत थे जब आपने उसे खुनकुआ को चुनने के लिए कहा, सिर्फ इसलिए कि शायद खुनकुआ के पास पैसे ज़्यादा हैं। और आप आज भी अपनी बेटी को लालची समझ रहे हैं, जो किसी अमीर आदमी के पैसों की वजह से अपना घर तोड़ दे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। आपके फेवरेट खुनकुआ ने हमें एक बात तो बताई ही नहीं कि फ्रीन उसका दोस्त था और वो जानता था कि फ्रीन अमीर है। उसने जानबूझकर ये बात हमें नहीं बताई। क्यों नहीं बताई, ये आप उसी से पूछ लीजिएगा। ये कहकर वो उठी और चली गई। मिस्टर चंकीमा हैरानी से न्यूज़पेपर को देखते रहे और फिर उन्होंने फ्रीन के चेहरे को पहचान लिया। और नेक्स्ट सीन में हमें नाम दिखाई जाती है। फ्रीन, अरेंजमेंट हो चुके हैं। आर यू श्योर तुम ये करना चाहते हो? फ्रीन ने उसे देखकर मुस्कुरा कर कहा, जो मेरा है मुझे उसे ऑन करना है नाम। मैं रेडी हूँ। वो मुस्कुराया और नाम भी मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो दोनों नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए। थाईलैंड के बड़े बड़े चैनल्स उसे कवर कर रहे थे। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने मेरे स्कैंडल के बारे में सुना ही होगा। आज मैं उसकी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ और आपके थ्रू पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो लड़की जिसे आप मेरा अफेयर कह रहे हैं, दरअसल मेरी बीवी है। हम दोनों ने 9 साल पहले लंदन में शादी की थी। शादी के बाद हम दोनों थाईलैंड वापस आ रहे थे जब रास्ते में हमारा कार एक्सीडेंट हुआ और हम बिछड़ गए। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने खड़े होते हुए कहा, 9 साल बहुत लंबा टाइम होता है। अगर आपकी बात मान भी लें तो आपकी बीवी ने आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उसी चोर की वजह से जो आप ही उसका हस्बैंड है, प्रीन ने कहा। एक और न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा, आप खुद किसी और की बीवी के साथ अफेयर चला रहे हैं और चोर उसे कह रहे हैं? प्रीन ने फिर से कहा, जी हाँ, उसे चोर कह रहा हूँ। उसने मेरी बीवी से झूठ बोला कि मैं मर चुका हूँ और मैनिपुलेट करके उससे शादी कर ली। लेकिन 9 साल बाद मेरी बीवी को पता लगा कि मैं जिंदा हूँ और इसलिए हम दोनों फिर से एक हो गए। एक प्रेस रिपोर्टर ने फिर से पूछा, 9 साल पहले हो सकता है आप कपल रहे हों, लेकिन अब उनकी एक अपनी फैमिली है और एक बच्चा। इस सब में उस बच्चे का क्या कसूर है? फ्रीन ने उन्हें देखकर कहा, जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें उस बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन वो बच्चा मेरा है, प्रिंस सरोजा का। उसकी ये बात सुनते ही कॉन्फ्रेंस रूम में तहलका सा मच गया। आपका बेटा? जी हाँ, जिस वक्त हमारा एक्सीडेंट हुआ मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और रायल मेरा बेटा है। तो मैं आपके थ्रू सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी मेरी बीवी या बच्चे को परेशान किया तो मैं उन पर डिफेमेशन का केस करूँगा। ये कहकर प्रीन खड़ा हुआ। अभी भी प्रेस रिपोर्टर उससे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो ये कहकर वहाँ से निकल गया। और सीन मूव होता है यूकी के घर। बेकी, कहाँ हो तुम? यूकी ने बेकी को ढूंढते हुए कहा। मैं किचन में हूँ। क्या हुआ यूकी? बेकी ने बाहर आते हुए कहा। तुमने न्यूज़ देखी? नहीं, अब क्या हुआ? बेकी ने परेशान होते हुए कहा। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ये कहकर वो बेकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई
और टीवी ऑन कर दिया। हर चैनल रीन की न्यूज़ दिखा रहा था। बेकी हैरान रह गई। रीन ने पूरी दुनिया के सामने बता दिया था कि रायल उसका बेटा है। ये क्या है? बेकी हैरान रह गई। उसने तेजी से फ्रीन को कॉल किया। हाय जान, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, रीन ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे पहले समझाइए ये सब क्या है? आप क्या 16-17 साल के लड़के हैं? आप इतने इम्पल्सिव क्यों हैं? बेकी ने परेशान होते हुए कहा। 16-17 का नहीं, 21 साल का। तुम्हें देखते ही मैं वही 21 साल का फ्रीन बन जाता हूँ जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था। अब कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। मैंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि तुम मेरी हो और रायल हमारा बेटा है। एक दफ़ा तुम्हारा डिवोर्स हो जाए, उसके बाद हम तीनों फिर से एक साथ रहेंगे। फ्रीन, बात यह है कि इन सब बातों का रायल पर क्या असर पड़ेगा? वो इतनी बड़ी न्यूज़ को कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्रीन ने कहा। बेकी अभी भी परेशान थी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेकी, अब सब जानते हैं कि तुम कौन हो। कल तुम्हारे डिवोर्स की डेट है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं आज शाम तुमसे मिलने आऊँगा, फ्रीन ने कहा। बेकी मुस्कुराने लगी। मैं इंतज़ार करूँगी। और सीन मूव होता है शाम में। बेकी बेसब्री से फ्रीन का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनी, वो दौड़ती हुई बाहर पोर्च में आई। फ्रीन उसे आता देखकर बेकी दौड़ कर गई और जाकर झटके से उसे गले लगा लिया। फ्रीन ने उसे टाइटली हग बैक किया। कैसी है मेरी क्वीन बी? फ्रीन ने पूछा। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बेकी ने कहा। और आप? उसने फ्रीन की आंखों में देखकर पूछा। मैं तो हर सांस के साथ तुम्हें मिस करता हूँ, ये कहकर फ्रीन मुस्कुराने लगा और करीब आकर बेकी के होंठों को चूमना चाहता था जब बेकी ने उसे रोक दिया। फ्रीन, कोई देख लेगा। ओहो, तो चलो। कहाँ? वहां जहां कोई हमें देख ना सके, ये कहता फ्रीन हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया, इस बात से अनजान कि खिड़की से रायल उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। और सीन मूव होता है फ्रीन के घर पर। फ्रीन बेकी को अपने साथ अपने घर ले आया था। फ्रीन, मेरा अभी आपके घर आना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कल डिवोर्स की हियरिंग है, उससे पहले मैं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती, बेकी ने कहा। फ्रीन ने दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर कहा। कल हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है बेकी। एक बार तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा तो हम दोनों हमेशा के लिए दोबारा से एक हो जाएंगे। तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता था मैं, ये कहकर वो उसे घर के गार्डन में ले आया जहां उसने बहुत से न्यू प्लांट्स लगाए थे, बिल्कुल उनके लंदन के घर की तरह। ये फ्लावर्स याद है तुम्हें? फॉरगेट मी नॉट। मैंने यहाँ हर जगह ये फ्लावर्स लगाए हैं ताकि ये हम दोनों की यादों को हमेशा जिंदा रखें, ये कहकर उसने बेकी को बैक से हग किया और अपने होंठों से उसकी नेक पर किस करने लगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ बेकी, आई लव यू सो मच। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, फ्रीन ने कहा। बेकी मुड़ी और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती फ्रीन, पर बस थोड़ा सा इंतज़ार। बहुत जल्दी हम दोनों दोबारा से एक हो जाएंगे, बेकी ने कहा। फ्रीन मुस्कुराकर उसे देखने लगा। वो फ्रीन के करीब आने लगी। फ्रीन ने उसे पैशनेटली किस कर लिया। उसके हाथ बेकी की नेक से लेकर उसके पेल्विस तक घूमने लगे। धीरे धीरे वो बेकी को अपने और करीब करता जा रहा था। तभी बेकी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बस बस, अभी के लिए बहुत है, बेकी ने कहा। कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। वो ब्लश करने लगी। फ्रीन ने कमर से उसे खींचकर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, ठीक है, पर सिर्फ आज की रात, क्योंकि कल से तुम फिर से एक बार मेरी हो जाओगी, फ्रीन ने कहा और बेकी के फॉरहेड पर किस किया। उसके बाद फ्रीन ने बेकी को घर ड्रॉप कर दिया। वो उसे छोड़ने के लिए घर के अंदर तक आया था। मेरा कमरा भी आ गया, अब आप जा सकते हैं, बेकी ने उसे देखकर कहा। जा तो सकता हूँ, पर इस दिल का क्या करूँ जो तुमसे दूर जाने को राजी ही नहीं होता। फ्रीन आंखों में शरारत लिए उसे देख रहा था। इतना सब कुछ चल रहा है,
मेरा डिवोर्स, हमारा स्कैंडल, आपकी सुबह की अनाउंसमेंट और इन सब चीज़ों में आपको रोमांस सूझ रहा है? बेकी ने उसे देखकर कहा। रीन ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हाँ तो तुम जानती हो, एक रिसर्च के मुताबिक रोमांस करने से स्ट्रेस कम होता है। तो जितना स्ट्रेस हम दोनों को मिला है, हमें तो दिन रात रोमांस करना चाहिए। रीन उसे करीब करते हुए सिडक्टिव वे में कह रहा था। बेकी मुस्कुराई और उसे दूर धकेलते हुए बोली, ये मेरा नहीं, यूकी का घर है। अगर वो उठ गई तो क्या सोचेगी? अब आप प्लीज जाइए ना, प्लीज, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। रीन उससे दूर हुआ और उल्टे कदमों चलता हुआ बाहर जाने लगा। बेकी ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। लाउंज से गुजरकर जब रीन घर से बाहर निकल रहा था तो उसने रायल को देखा, जो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। वो खामोशी से रायल के कमरे में गया और उसके पास बैठ गया। क्या हुआ लिटिल चैम्प, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? रीन ने पूछा। रायल ने उसे देखकर कहा, अंकल फ्रीन, आप सचमुच में मेरे डैडी हैं? रीन उसे देखकर मुस्कुराया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, हाँ, मैं आपका डैडी हूँ। उसे लगा कि रायल शायद ये जानकर खुश होगा कि उसके सुपर हीरो अंकल असल में उसके डैडी हैं। रायल की आंखों में एक अजीब सी शिकायत आ गई। क्यों क्यों हैं आप मेरे डैडी? रीन हैरानी से उसे देखने लगा। आपके आने के बाद मेरे मम्मी डैडी अलग हो गए। मुझे स्कूल में सब लोग बुली करते हैं और मेरी मम्मा को अजीब अजीब बातें कहते हैं, सिर्फ आपकी वजह से। आओ वापस चले जाओ। रीन उसे देखता रहा। आप चाहते हो कि मैं वापस चला जाऊं? रायल ने हाँ में सिर हिलाया। रीन हैरान था। उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। रायल की बातें उसे बहुत दर्द दे रही थीं। यूं ही आंसू बहाते बहाते वो घर चला गया। रीन घर आया तो उसकी मॉम स्टडी में बैठी कोई बुक पढ़ रही थी। रीन, आ गए तुम? अपनी मॉम की आवाज सुनकर वो उनकी तरफ मुड़ गया। वो स्टडी में गया और बच्चे की तरह उनकी गोद में सर छुपा लिया। उन्होंने बुक साइड पर रखी और धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी। क्या हुआ है? उसकी मॉम ने पूछा। रायल मुझसे प्यार नहीं करता मॉम, मैं क्या करूं कि वो मुझसे प्यार करने लगे? रीन ने कहा। उसकी मॉम उसकी उलझन समझकर मुस्कुराई और फिर उसे देखते हुए बोली, उसे कुछ वक्त तो बेटा। अचानक उसे पता लगा है कि जिस इंसान को वो पूरी जिंदगी अपना बाप मानता रहा, वो उसका बाप नहीं। वो कैसे तुम्हें अचानक वो जगह दे दे जो 9 साल से उसने किसी और को दे रखी है। इन बातों में वक्त लगता है। उसे ये सब एक्सेप्ट करने में वक्त लगेगा। पर कितना मॉम, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब वो प्यार से खुनकुआ के बारे में बातें करता है। दिल कट जाता है मेरा जब वो खुनकुआ को डैडी बुलाता है। मेरे वजूद में आग लग जाती है। अब तो वो जानता है ना कि मैं हूँ उसका डैडी, तो वो मुझे डैडी क्यों नहीं बुलाता? रीन गुस्से से आंखों में आंसू लिए कह रहा था। उसे खुनकुआ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से उसे ये पता लगा था कि रायल उसका बेटा है, तब से खुनकुआ के लिए उसके दिल में और भी नफरत बढ़ गई थी। उसे वक्त दो रीन, इस चीज का बस यही हल है। अब तुम बताओ, जब तुम छोटे थे क्या तुम अपने डैड की बातों को, उनके फैसलों को समझ पाते थे? लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तुम्हें समझ आ गई कि तुम्हारे डैड के फैसले तुम्हारी भलाई के लिए थे। इसी तरह रायल को भी धीरे धीरे तुम्हारा प्यार समझ आ जाएगा। उन्होंने उसे तसल्ली दी और उसने फिर से अपना सर अपनी मोम की गोद में छुपा लिया। और सीन मूव होता है कोर्ट में। आज खुनकुआ और बेकी की डिवोर्स हेयरिंग थी। जज आए और खुनकुआ के वकील ने ब्रीफिंग स्टार्ट की। योर ऑनर, ये केस सिरे से ही बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं चाहते। अगर उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं। अगर उनकी कोई स्पेशल डिमांड है तो वो भी पूरी करने को तैयार हैं। वो बस अपना घर नहीं तोड़ना चाहते। इसलिए मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इस डिवोर्स एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाए। नाम, जो बेकी की वकील थी, खड़ी होकर बोली, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
मेरी क्लाइंट मिस रेबेका मिस्टर कुआ के साथ अब नहीं रहना चाहती और ये उनका हक है कि वो अगर अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हैं तो वो अलग हो सकती हैं। मैं रीज़न जानना चाहता हूँ कि इन्हें मेरे क्लाइंट से क्या प्रॉब्लम है। नाम ने उन्हें देखकर कहा, आपके क्लाइंट ने मेरी क्लाइंट से मैनिपुलेटिव वे में शादी की थी। योर ऑनर, जब मिस्टर कुआ ने मिस रेबेका से शादी की थी उस वक़्त मिस रेबेका रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्सीडेंट और ट्रॉमा से गुजरी थी। इन्होंने मिस रेबेका से कुछ झूठी बातें की, जिनमें से एक ये भी थी कि वो मिस रेबेका की बेबी के फादर हैं, जो कि सरासर झूठ था। मिस रेबेका ने 9 साल पहले लंदन में मिस्टर फ्रीन सरोजा से शादी की थी। वो दोनों थाईलैंड वापस आ रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया और उस वक़्त मिस रेबेका एक्सपेक्ट कर रही थी। मिस्टर कुआ ये सारी बातें जानते थे और उन्होंने मेरी क्लाइंट की अनकॉन्शियस स्टेट को यूज़ किया शादी करने के लिए। अब क्योंकि मेरी क्लाइंट मेंटली स्टेबल हैं और उन्हें पुरानी बातें याद आ गई हैं, इसलिए वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। नाम ने कहा, योर ऑनर, ये तो बड़ी फिल्मी सी बात हुई। दोनों का एक्सीडेंट हुआ, दोनों अलग हो गए। चलिए माना एक्सीडेंट के वक्त वो दोनों मैरिड थे और अलग हो गए, तो आपकी क्लाइंट की याददाश्त 9 साल बाद ही वापस आनी थी, इससे पहले क्यों नहीं आई? या फिर उनके हस्बैंड मिस्टर फ्रीन 9 साल वो कहाँ पर थे? क्या उनकी भी याददाश्त चली गई थी? योर ऑनर, ये बात तो फिल्मों में अच्छी लगती है, जहाँ हीरो हीरोइन की याददाश्त चली जाती है और 9-10 साल बाद वापस आती है। और एक और चीज़, इनका दावा है कि मिस रेबेका का बेटा दरअसल उनका और मिस्टर फ्रीन सरोजा का बेटा है। कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज़ पर लाइव कवरेज देखी होगी। ये बात उन्होंने 9 साल बाद ही क्यों की? क्योंकि गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक 9 साल बाद किसी भी बच्चे के डीएनए टेस्ट की इजाज़त नहीं मिल सकती। उन्होंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया ताकि वो आराम से अपने आप को क्लियर कर सकें। मेरे क्लाइंट एक इनोसेंट इंसान है और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट अपनी हर जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। ये मिस रेबेका थी जिन्होंने अपनी बॉस के भाई के साथ अफेयर चलाया, मिस्टर फ्रीन के साथ। जब मेरे क्लाइंट को ये पता लगा तो उन्होंने मिस रेबेका को जॉब छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने जॉब क्या छोड़नी थी, उन्होंने मेरे क्लाइंट को ही छोड़ने का फैसला कर लिया और यहाँ डिवोर्स लेने पहुँच गई। अब क्योंकि उनका बच्चा 9 साल का था तो इनके बॉयफ्रेंड ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि वो उनका बच्चा है। केस बिल्कुल सिंपल है माय लॉर्ड। मिस रेबेका सिर्फ एक लग्जरियस लाइफ के लिए मेरे क्लाइंट से डिवोर्स चाहती हैं। वो ये भी नहीं सोच रही कि उनका एक 9 साल का बच्चा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इस डिवोर्स को रद्द कर दिया जाए। नाम ने कहा, योर ऑनर, मेरे पास एविडेंसेस हैं जो ये साबित कर देंगे कि मिस्टर फ्रीन और मिस रेबेका शादीशुदा थे और ये भी कि मिस्टर खुनकुआ ने मेरी क्लाइंट को मैनिपुलेट किया। मैं कुछ गवाहों को बुलाने की इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त है योर ऑनर। सबसे पहले मैं मिस्टर कुआ के दोस्त मिस्टर कर्क को बुलाना चाहती हूँ। मिस्टर कर्क, मिस्टर फ्रीन और मिस्टर खुनकुआ, ये तीनों एक साथ लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। सबसे पहले कर्क को विटनेस बॉक्स में बुलाया गया। मिस्टर कर्क, आप मिस्टर कुआ और मिस्टर फ्रीन दोनों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप लंदन में उनके साथ पढ़े हैं। जी, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि मिस्टर फ्रीन और मिस रेबेका का क्या रिश्ता है? वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। 9 साल पहले लंदन में सब लोगों के सामने उन्होंने चर्च में शादी की थी। योर ऑनर, मार्क दिस पॉइंट, उन्होंने रिलीजियस वे में शादी की थी। उनकी शादी को रजिस्टर नहीं किया गया, लेकिन हमें चर्च से एक सर्टिफिकेट मिला है जो ये साबित करता है कि वो दोनों मैरिड थे। नाम ने वो सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवाया। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि मेरी क्लाइंट एक्सीडेंट से पहले मैरिड थी। अब मैं बुलाना चाहूँगी अपनी दूसरी गवाह को, जो एक हिप्नोटिस्ट हैं। इनका काम है हादसे से गुजरे हुए लोगों को उनकी याददाश्त भुलाने में हेल्प करना ताकि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर सके। मैं डॉक्टर ब्लिंक को कटघरे में बुलाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। और फिर
डॉक्टर ब्लिंक को कटघरे में बुलाया गया, जिसकी खुनकुआ को बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। डॉक्टर ब्लिंक, आप इन्हें जानती हैं? जी हाँ। कैसे? 9 साल पहले इन्होंने अपनी फ्रेंड की, मिस ब्लिंक, थैंक यू फॉर कमिंग। क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि आप क्या काम करती हैं? जी, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ और लोगों की याददाश्त के बुरे हिस्से, जिन्हें वो भुला नहीं पाते, उन्हें भूलने में उनकी हेल्प करती हूँ। अदालत को कुछ समझाएंगी कि कैसा होता है? देखिए, इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कई दफ़ा अगर आप किसी हादसे से गुजरे हैं, तो हम पेशेंट की जो भी बुरी मेमोरी है, उसे उसके सबकॉन्शियस माइंड में बंद कर देते हैं। तो यानी अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है, तो वो आपको याद नहीं रहेगी। ऐसा ही है? जी। क्या जो हम ऐसा करते हैं, उससे हमेशा के लिए याददाश्त चली जाती है? नहीं, कई दफ़ा पुरानी चीज़ों को देखने से, पुरानी बातों के याद आने से वो चीज़ ट्रिगर होती है और यादें वापस आ सकती हैं। नाइस। आप इन्हें पहचानती हैं? जी, ये 9 साल पहले मुझे मिले थे लंदन में। इन्होंने अपनी एक दोस्त की याददाश्त मिटाने के लिए मेरी हेल्प ली थी। क्या इनकी दोस्त यहाँ कोर्ट रूम में मौजूद हैं? जी, मिस रेबेका, मैंने हिप्नोटिज्म से इनकी यादें मिटा दी थी। मैंने मिस्टर कुआ को उस वक़्त बताया था कि शायद ये अपनी सारी यादें भूल जाएँगी, और उन्होंने इसके लिए एग्री किया था और एक कॉन्सेंट फॉर्म को भी साइन किया था। योर ऑनर, ये है उस कॉन्सेंट फॉर्म की कॉपी जिस पर मिस्टर कुआ के सिग्नेचर हैं। इससे साबित होता है कि मिस्टर कुआ ने मेरी क्लाइंट को मैनिपुलेट किया। 9 साल बाद जब वो अपने हस्बैंड से मिली, तो उन्हें अपनी पुरानी यादें वापस मिल गई और इसलिए अब वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं और मिस्टर कुआ के साथ बनाए हुए इस छोटे रिश्ते से निकलना चाहती हैं। और जहाँ तक रही तीसरी बात, राइल के बारे में, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, उस बच्चे के बारे में, तो ये रही मेरी क्लाइंट की एक्सीडेंट टाइम की रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स साफ ज़ाहिर करती हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पर मेरी क्लाइंट प्रेग्नेंट थी और डेफिनेटली वो मिस्टर फ्रीन की वाइफ थी, तो ये बच्चा उनका ही है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लाइंट को मैनिपुलेट करने के लिए अलग से इन पर केस किया जाए और अभी के अभी इन दोनों की इस झूठी शादी को ख़त्म कर दिया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखकर ये अदालत इस शादी को अभी ख़त्म करती है। ये साबित हो चुका है कि मिस्टर कुआ ने झूठ बोलकर और मैनिपुलेट करके मिस रेबेका से शादी की थी। इसीलिए उन्हें मिस रेबेका को मैनिपुलेट करने और सबूतों को मिटाने के लिए अलग से मुकदमा चलाया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोर्ट का फैसला आ गया था और फ्रीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। फ्रीन की पूरी फैमिली भी आज हियरिंग के लिए आई थी। वो लोग जब बेकी के साथ कोर्ट रूम से बाहर निकले, तो फ्रीन ने नाम को टाइटली हग कर लिया। नाम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है, ये उसमें सबसे ख़ास और सबसे बड़ी चीज़ है। आई लव यू सो मच। ये कहकर उसने फिर से नाम को टाइटली हग किया। नाम ने उसके कान के पास आकर धीरे से कहा, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मुझे भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं, क्योंकि जिस तरह से बेकी मुझे देख रही है, वो तुम्हें या मुझे शूट तो ज़रूर कर देगी। बेकी? ये याद आते ही फ्रीन झटके से उससे अलग हुआ और बेकी को देखकर बोला, बेबी, ये तो मेरी सिस्टर जैसी है, तुम कुछ गलत मत समझना। बेकी अभी भी उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फ्रीन परेशान सा उसके करीब आया। आई स्वेयर, उसका ये परेशान चेहरा देखकर बेकी ने एक नज़र नाम को देखा और फिर दोनों हंसने लगी। मुझे पता है फ्रीन कि नाम आपकी बचपन की दोस्त हैं, बेकी ने मुस्कुरा कर कहा। फ्रीन ने दिल पर हाथ रखा और एक गहरा सांस लिया। ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, बेकी ने उसके चेहरे को थामते हुए कहा। किसी ने मुझसे कहा था कि जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ यकीन नहीं होता, सिर्फ पा लेने की चाह होती है। और मुझे आप पर
पूरा यकीन है। ये कहकर बेकी मुस्कुराई। फ्रीन का दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर चूम ले, लेकिन पीछे उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी। चलो मैं तुम्हें सबसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये कहकर बेकी का हाथ थामता हुआ वो उसे अपनी फैमिली के पास ले आया। ये मेरे डैड हैं, ये मॉम, अलिसारा को तो तुम जानती हो, और ये खुन प्रणोत हैं, अलिसारा के हस्बैंड। फ्रीन ने बेकी को सबसे इंट्रोड्यूस कराया। उसने सर झुकाकर सबको ग्रीट किया। अब पता लगा फ्रीन की आंखें किसी और को क्यों नहीं ढूंढती थी। इतनी खूबसूरत बीवी हो तो किसी और को भला कोई कैसे देख सकता है। मिसेस चंकी माँ ने बेकी को गले लगाते हुए कहा, वेलकम टू फैमिली बेटा। अलिसारा भी मुस्कुरा रही थी। मेरा भाई भी कुछ कम नहीं है मॉम, दोनों परफेक्ट कपल लगते हैं। मिस्टर चंकीमा उन सबको खुश देखकर बहुत खुश लग रहे थे। बेटा रायल कहाँ पर है? मिस्टर चंकीमा रायल को गले लगाने के लिए बेकरार थे। वो यूकी के घर है, बच्चों का कोर्ट में आना ठीक नहीं, बेकी ने कहा, और सबने हाँ में सिर हिलाया। डैड अब से आपका पोता हमेशा आपके पास रहेगा, फ्रीन मुस्कुरा कर कह रहा था। अब हम चलकर मेरी और बेकी की मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं यहीं पर, और यहाँ से सीधे घर चलते हैं, फ्रीन ने कहा। नाम फटी हुई आंखों से उसे देखने लगी। फ्रीन तुम पागल हो, अभी सिर्फ कोर्ट का फैसला आया है, डॉक्यूमेंटेशन होने में, सारा लीगल प्रोसेस होने में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएंगे। क्या 10 से 15 दिन? फ्रीन को लगा उसकी तो दुनिया हिल गई। मैं इतने दिन बेकी से दूर कैसे रहूंगा? फ्रीन ने कहा। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। वैसे नाम ने तुम्हें कम बताया है वक्त। क्यों नाम? मिस्टर चंकीमा ने छेड़ते हुए कहा। 15 दिनों में तो डिवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट होगा, शादी तो तुम 1 महीने बाद करोगे। क्या 1 महीना? ये सुनने की देर थी कि फ्रीन को अपना सर चकराता महसूस हुआ। पर मैं 1 महीना कैसे रहूंगा? फ्रीन ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा। तभी सामने से किसी की आवाज आई, इंतजार करना मेरी बेटी का। सब लोग आवाज की तरफ देखने लगे। ये मिस्टर और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग थे। डैड आप? बेकी ने उन्हें देखा और झटके से उन्हें गले लगा लिया। डैड आपको पता लग गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये कहते कहते बेकी की आंखों से कुछ आंसू गिरने लगे जो उसके डैड के सीने पर बह गए। उन्होंने बेकी को बाहों में भरा और उसका सर सहलाने लगे। आई एम सॉरी मेरी बच्ची, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। अगर मैं पहले ही तुम्हारा साथ दे देता तो तुम्हें इन तकलीफों से गुजरना ना पड़ता। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आने लगे। बेकी सीधी हुई और उनकी आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं डैड, आपकी हर डांट में मैंने आपका छुपा हुआ प्यार देखा, मेरे लिए जो फिक्र है उसे देखा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैड। ये कहकर उसने फिर अपना सर अपने डैड के सीने में छुपा लिया और उन्हें टाइटली हग कर लिया। फ्रीन चलता हुआ आया और आकर उनके सामने खड़ा हो गया और सर झुकाकर उन दोनों को ग्रीट किया। आज पहली दफा उसने बेकी के डैड को देखा था। गुड मॉर्निंग सर, मतलब डैड। फ्रीन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बस फ्रीन को देखते जा रहे थे। कोई और वक्त होता तो शायद वो फ्रीन को शूट कर देते। इस इंसान ने उनसे उनकी बेटी छीनी थी, उनकी सबसे कीमती चीज। उन्होंने बेकी को खुद से अलग किया और फ्रीन के करीब जाकर उसकी आंखों में देखने लगे। तो तुम हो फ्रीन सरोजा? उन्होंने उसी तरह से बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। जी जी सर, मतलब डैड। वो मुस्कुराए और झटके से फ्रीन को गले लगा लिया। बेटा, मैं जितना बेकी का मुजरिम हूँ उतना तुम्हारा भी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। फ्रीन ने उन्हें हग बैक किया। नहीं डैड, बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। और उसके बाद वो उन दोनों को अपने पेरेंट्स के पास ले आए। मिस्टर और मिसेस चंकी माँ ने मिस्टर और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग को ग्रीट किया। वो दोनों मुस्कुराकर बातें करने लगे और फिर उन सब ने मिलकर एक फैसला किया। 1 महीने बाद फ्रीन और बेकी की दोबारा शादी करने का, धूमधाम से, ऐसी कि पूरा थाईलैंड देखता रहे। वो सब खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। सब कुछ ठीक होता हुआ महसूस हो रहा था। फ्रीन की नजरें बेकी से हट ही नहीं रही थी। बेकी,
उसकी नज़रों की तपिश को अपने ऊपर महसूस कर रही थी और उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। दूर खड़ा खुनकुआ उन सबको बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी, जैसे वो इस पूरी दुनिया को जला देना चाहता हो। आज वो अपना सब कुछ हार गया था। 9 साल की अपनी मेहनत, बेकी के साथ अपना रिश्ता, हर चीज़, यहाँ तक कि राइल को भी। उसके साथ उसकी मॉम खड़ी थी। देखा इन सबको कितने एहसान फरामोश हैं। तूने बुरे वक्त में इनका साथ दिया, इनकी नाजायज़ औलाद को अपना नाम दिया और इन्होंने तुझे ही फंसा दिया। पर तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेटा, अच्छाई का बदला इस दुनिया में नहीं तो अगली दुनिया में ज़रूर मिलता है। वो खुनकुआ को समझा रही थी। उन्हें लगा कि उनका बेटा विक्टिम है। उसने अजीब सी नज़रों से अपनी मॉम को देखकर कहा, नहीं मॉम, अगली दुनिया जैसा कुछ नहीं होता। जो है यही दुनिया है। हमें यहीं पर लड़ना है और मुझे जीतना है सब कुछ, वरना मैं सब कुछ जला दूंगा। उसकी मॉम उसकी आंखें देखकर डरने लगी। और सीन मूव होता है कुछ घंटे बाद। यूकी, बेकी, मिस्टर और मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग यूकी के घर पर आए। बैंकॉक में शादी होनी थी और यूकी के घर पर स्टे का डिसाइड हुआ था। जैसे ही वो सब लोग घर आए, रायल दौड़ता हुआ आया और बेकी को देखकर बोला, मामा, आपका और डैडी का झगड़ा खत्म हो गया। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। अब हम सब अपने घर चलें। रायल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेबी, आपको किसने कहा कि मेरा डैडी से झगड़ा हुआ था? डैडी ने बोला था आज वो किसी भी तरह आपको मना लेंगे, फिर हम सब इकट्ठे रहेंगे पहले की तरह। रायल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम खुनकुआ से कॉल पर बात करते हो? बेकी ने कहा, कभी कभी। रायल ने कहा, देखो रायल, आइंदा आपने कभी भी खुनकुआ से कॉल पर बात नहीं करनी। क्यों मामा? रायल हैरान सा उसे देखने लगा। क्योंकि वो आपके डैडी नहीं हैं। आपके डैडी फ्रीन हैं, बेकी ने कहा। पर कैसे? वो मेरे डैडी कैसे हो सकते हैं? रायल ने हैरानी से बेकी को देखकर कहा, वो मेरे स्टेप फादर होंगे, जैसे सिंड्रेला के हैं, है ना? नहीं बेबी, वो तुम्हारे स्टेप फादर नहीं हैं, वो तुम्हारे असली डैडी हैं। नहीं, मैं असली डैडी नहीं है वो। देखो रायल, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप ये समझ नहीं सकते, लेकिन आपको मामा की बात माननी पड़ेगी। फ्रीन ही आपके डैडी हैं और अब आप कभी भी खुनकुआ से बात नहीं करोगे। समझ आई मेरी? बेकी ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। रायल उसे देखकर चुप कर गया। सब लोगों के सामने फ्रीन ने प्रेस में कहा था कि वो रायल का डैड है, लेकिन कैसे? रायल का नन्हा सा दिमाग ये समझने को तैयार ही नहीं था। खुनकुआ कॉल पर उसे मैनिपुलेट करता था, उसे समझाता था कि फ्रीन उसका स्टेप फादर है। उसने बेकी को और खुनकुआ को अलग किया है। वो बच्चा जितना छोटा था उतना ही कंफ्यूज रहने लगा। फ्रीन और बेकी दोनों से नाराज सा रहने लगा। उसके बाद बेकी ने कई दफ़ा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बेकी से इस बारे में कोई बात नहीं की। फ्रीन जब भी उनके घर आता, रायल अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। उसने ह्यूंजू के घर आना जाना भी कम कर दिया था। फ्रीन और बेकी को उनके पेरेंट्स ने एडवाइस किया कि रायल को वक्त दे, वो धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाएगा। वक्त गुजरता रहा और अब शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थीं। एक दिन जब रायल स्कूल से घर वापस आया तो लाउंज में सब लोगों के साथ फ्रीन भी बैठा था। शादी के बाद वो चंकी माँ मेंशन में रहने वाले थे। मिस्टर चंकी माँ अपने पोते को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मेंशन में ही एक सेपरेट विला बनवा दिया ताकि फ्रीन और बेकी के लिए प्रिवेसी भी रहे। फ्रीन बेकी को अपने नए घर का डिजाइन दिखा रहा था, तभी रायल वहां से गुजरा। रायल, जरा यहाँ आओ, फ्रीन ने कहा। वो चलता हुआ आया और हमेशा की तरह उसके सामने सर झुका दिया। वो मुस्कुराया और उसके बाल सहलाकर बोला, कैसा है मेरा बेटा? रायल ने कोई जवाब नहीं दिया। फ्रीन ने उसे अपने पास बिठा लिया। ये देखो, ये मैंने आपके लिए कमरा डिजाइन करवाया है। आपको हिंजू का कमरा बहुत पसंद है ना? ये वैसा ही है, बस कलर स्कीम और ज्यादा अच्छा है। आपको पसंद आया? फ्रीन रायल को उसके लिए तैयार कमरा दिखा रहा था। रायल ने एक नजर उस डिजाइन को देखा, फिर फ्रीन को देखा,
फिर खड़ा हो गया। थैंक यू, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फ्रीन उसे जाते हुए देखता रहा। वो रोज़ कोशिश कर रहा था राइल के करीब आने की, लेकिन वो जितनी कोशिश करता, राइल उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। उसी शाम फ्रीन बेकी और राइल को शॉपिंग पर ले गया। उसने राइल को बहुत सी चीज़ें दिलवाने की कोशिश की, पर उसने अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीदा। बेकी गर्ल्स सेक्शन में चली गई कुछ चीजें देखने। वो राइल का हाथ पकड़कर उसे गेम जोन में ले आया। तुम्हें गेम्स खेलना तो पसंद है ना जैम, तो हो जाए एक बाजी, फ्रीन ने कहा। राइल ने उसकी आंखों में देखकर सख्ती से कहा, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप ये मोमा को पसंद करते हैं, पर मुझे आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। फ्रीन उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। पर मैं आपको अच्छा क्यों नहीं लगता, फ्रीन ने पूछा। क्योंकि आप मेरे स्टेप फादर हैं, जैसे सिंड्रेला के थे। राइल, मैं आपका स्टेप फादर नहीं हूँ, मैं आपका रियल डैडी हूँ, फ्रीन ने कहा। मुझे पता है आपने मेरी मामा से झूठ बोला है और आपने उन्हें उन्हें मेरे डैडी से अलग किया है, पर आप जितने मर्जी पैसे या चीजें दे दो, मैं आपको कभी अपना डैडी नहीं मानूंगा। तो आप मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, रायल ने कहा और गेम जोन से बाहर निकल गया। ग्रीन बहुत टूटा, बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बाद पूरी शाम खामोशी रही और उसने बेकी और रायल को घर ड्रॉप कर दिया। रायल सबसे पहले गाड़ी से उतरा और दौड़ता हुआ यूकी के घर के अंदर गायब हो गया। बेकी फ्रीन को देखती रही। फ्रीन, आप परेशान हैं? बेकी ने पूछा। मुझे नहीं लगता बेकी कि रायल कभी मुझे प्यार करेगा जैसे वो खुनकुआ को करता है। फ्रीन की आंखों में कुछ आंसू थे जो ठहरे हुए थे। उसके डैड ने कहा था कि अब उसे मजबूत होना है। अब वो रो नहीं सकता क्योंकि अब वो एक बाप है। उसे अपने बेटे के लिए मजबूत रहना है। अपने आंसुओं को आंखों में रोक के आवाज में दर्द लिए वो बेकी से कह रहा था, मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ उसके करीब आने की, वो मुझसे और भी नफरत करने लगता है। बेकी, मैंने अपना बेटा खो दिया। 9 साल पहले मैंने अपना बेटा खो दिया। बेकी उसका चेहरा थाम कर बोली, हमारी कहानी से एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि सच्चा प्यार कभी नहीं खोता। फ्रीन, रायल को एक ना एक दिन जरूर समझ आ जाएगा कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, बेकी ने मुस्कुराकर कहा और फ्रीन ने उसे गले लगा लिया। फ्रीन के जाने के बाद बेकी रायल के कमरे में गई उससे बात करने के लिए, जो बिस्तर पर सर तकिए में दिए लेटा हुआ था। रायल, मुझे पता है आप सो नहीं रहे, बेकी ने कहा। उसकी आवाज सुनकर रायल सीधा होकर बैठ गया। आपको फ्रीन अच्छे नहीं लगते, बेकी ने पूछा। रायल ने हाँ में सिर हिलाया। पर क्यों, बेकी ने पूछा। क्योंकि वो मेरे स्टेप डैडी हैं, उन्होंने मेरे डैडी को और मम्मा को अलग किया है, रायल ने कहा। बेबी, वो आपके असली डैडी हैं। बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में वो खो गए थे, गुम गए थे, पर अब वो वापस आ गए हैं, बेकी ने कहा। रायल उसकी बात से कुछ ज्यादा कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। आपने मेरे डैडी को इसलिए छोड़ा ना क्योंकि अंकल फ्रीन के पास बहुत पैसे हैं, बेकी हैरान रह गई। कहाँ से सीख रहा था वो ये सब बातें? नहीं रायल, ऐसा नहीं है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अब प्लीज जाओ यहाँ से। ये कहकर रायल तकिए में सर देकर दोबारा लेट गया। बेकी हैरान सी उसे देखती रही, फिर कमरे से चली गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रायल को कैसे हर चीज एक्सप्लेन करे। उसके जाने के थोड़ी देर बाद रायल ने लैंडलाइन फोन से खुनकुआ को कॉल की। हेलो डैडी, कैसे हैं आप? रायल ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बेटा कैसा है? खुनकुआ ने कहा। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, रायल ने कहा। तो फिर ठीक है, कल मैं आपको स्कूल से पिक करूंगा और फिर मम्मा भी वापस आ जाएंगी, खुनकुआ ने कहा। सच्ची डैडी? रायल एक्साइटेड हो गया। प्रॉमिस, और खुनकुआ मुस्कुराने लगा। और सीन वो होता है नेक्स्ट मॉर्निंग में। फ्रीन और बेकी ब्राइडल ड्रेस देखने के लिए गए हुए थे। बेकी ट्रायल रूम में थी और जिप नहीं लगा पा रही थी। तभी उसने फ्रीन को आवाज दी। फ्रीन, इधर आइए जरा, मेरी हेल्प कीजिए। बेकी की आवाज सुनकर वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गया। ट्रायल रूम बिल्कुल खाली था। फ्रीन ने एंट्रेंस डोर को लॉक कर दिया और चलता हुआ बेकी के पास पर्दे के पीछे चला गया। बेकी ने
एक हाथ से ड्रेस को रोक रखा था और पीछे से सिप अटकी हुई थी। फ्रीन यूं ही उसके पीछे खड़ा आईने में उसे देखकर बोला, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? क्या? बेकी उसे देखने लगी। तुम बस मुझे दीवाना कर देना चाहती हो। ये कहते हुए आंखों में शरारत लिए फ्रीन उसकी तरफ पढ़ने लगा। फ्रीन, कोई देख लेगा, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। फ्रीन, कोई सुन लेगा, ये मेरी बहन का बुटीक है और ये बहुत प्राइवेट जगह है, तो कोई नहीं सुन सकता। डोंट वरी, वॉल्स साउंड प्रूफ है, फ्रीन ने कहा। फ्रीन, बस कुछ ही दिन तो रह गए हैं। ये कहते हुए वो दीवार से जा लगी और फ्रीन बिल्कुल उसके सामने था। उसने अपनी फिंगर बेकी के होंठों पर रख दी। कुछ दिन तुम्हें ऐसे देखकर तो लग रहा है कि मेरी जिंदगी रुक सी गई हो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से बेकी की चिन ऊपर की और उसे किस करने लगा। बेकी की बॉडी धीरे धीरे पावरलेस होने लगी। वो ड्रेस जिसे उसने अपने हाथ से रोक रखा था वो जमीन पर जा गिरा। फ्रीन गहरी नजरों से उसे सर से लेकर पैर तक देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपने लिप्स को बेकी की नेक से लेकर नीचे शोल्डर्स तक मूव करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां बेकी को टीस करने लगी। वो अपनी फिंगर्स को बेकी की पूरी बॉडी पर घुमाने लगा। बेकी तेज सांसें लेने लगी। उसने फ्रीन को कंधों से थाम रखा था। फ्रीन ने अपनी टंग से उसकी बॉडी को टेस्ट करना शुरू कर दिया। फ्रीन, बेबी, प्लीज डोंट डू दिस। कुछ ही दिन की तो बात है, बेकी ये कह रही थी, पर वो फ्रीन को खुद से करीब करती जा रही थी। फ्रीन मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं गुजार पा रहा बेकी। अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, प्लीज लेट मी कम। उसने ये कहा और बेकी ने रेजिस्ट करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने बेकी के सारे अंडरगारमेंट्स उतार कर नीचे फेंक दिए और उसके प्राइवेट पार्ट को लिक करने लगा। बेकी पागल होती जा रही थी। उसने दोनों हाथों से फ्रीन के सर को थाम रखा था। फ्रीन बहुत तेजी से अपनी टंग को बेकी की लेग्स पर मूव करने लगा, उसके प्राइवेट पार्ट को लिक करने लगा। बेकी बहुत बेकाबू सी होने लगी। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी सिसकियों को रोक रखा था और थोड़ी देर में बेकी ने कंप्लीट कर लिया। उसकी बॉडी बहुत पावरलेस से लगने लगी। फ्रीन ने उसे बाहों में उठाया और मुस्कुरा कर बोला, अभी तो स्टार्ट है बेबी। ये कहकर उसने ट्रायल रूम में बनी हुई एक बेंच पर ले जाकर बेकी को बिठा दिया। उसने अपनी पैंट ओपन की और अपने वीक पॉइंट को बेकी के वीक पॉइंट पर पुश कर दिया। बेकी ने उसे टाइटली हग कर लिया। वो धीरे धीरे अपने प्राइवेट पार्ट को बेकी के प्राइवेट पार्ट पर मूव करने लगा। उसने दोनों हाथों से बेकी की कमर को थाम रखा था। फ्रीन अब बहुत नोटी हैं, बेकी ने कहा। फ्रीन ने लाइटली उसके शोल्डर पर किस करते हुए कहा, सिर्फ तुम्हारे साथ बेबी, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। ये सुनकर बेकी मुस्कुराई और उसने फ्रीन को अपने और करीब कर लिया। तो फिर मुझे पूरी तरह अपना बना लो, बेकी का ये कहना था कि फ्रीन ने अपने प्राइवेट पार्ट को बहुत जोर से मूव करना शुरू कर दिया। बेकी की लेग्स उसकी कमर के गिर्द लिपटी हुई थी। उसने दोनों हाथों से बेकी को उठा रखा था और बहुत जोर से मूव कर रहा था। थोड़ी देर में उन दोनों ने एक साथ कंप्लीट किया और उसने बेकी का माथा चूम लिया। आई लव यू बेबी, आई लव यू टू फ्रीन, पर अब ये ड्रेस मुझे नहीं लगता मैं अभी पहन पाऊंगी, बेकी ने तेज सांसें लेते हुए कहा। डोंट वरी, अब ये ड्रेस घर ले जाते हैं और मैं घर पे किसी को भिजवा दूंगा फिटिंग चेक करने के लिए, फ्रीन ने कहा और दोबारा से बेकी को लाइटली किस कर लिया। ब्राइडल ड्रेस कलेक्ट करने के बाद फ्रीन और बेकी एक साथ यूकी के घर आए तो मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग लाउंज में बैठी हुई थीं। उन्हें देखकर खड़ी हो गई। आ गए तुम दोनों? ड्रेस ट्राई कर लिया था? उन्होंने बेकी को देखकर पूछा, जो फ्रीन को देखने लगी। और कुछ देर पहले उन दोनों ने जो किया
वो उसे याद आ गया। नहीं मॉम, ट्राई नहीं किया, लेकिन शाम तक ट्राई कर लूँगी, अभी सिर्फ कलेक्ट किया है, बेकी ने कहा। अरे, गए थे तो ट्राई भी कर लेना चाहिए था, मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे और शर्म से लाल होने लगे। वो आईं और बेकी का चेहरा थाम कर बोली, तुम्हारी आंखों की ये चमक और होठों की मुस्कुराहट, इसे देखने के लिए मैंने 9 साल इंतज़ार किया। तुम्हें दुल्हन बने देखना मेरी एक बहुत बड़ी विश थी। तुम्हें दुल्हन बने देखना मेरी एक बहुत बड़ी विश थी। मैं बहुत खुश हूँ कि ये विश पूरी होने वाली है। अपनी मॉम की बातें सुनकर उसने अपनी मॉम को टाइटली हग कर लिया। आई लव यू मॉम, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। रेन उन्हें यूं ही देखकर मुस्कुराता रहा। राइल कहाँ है? बेकी ने पूछा। राइल? पर आज तो तुम दोनों उसे पिक करने वाले थे ना? मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग हैरानी से उन्हें देखने लगी। हम? नहीं, आपको किसने कहा? राइल मुझे यही कहकर गया था कि मैं आज उसे पिक ना करूं, वो तुम लोगों के साथ जा रहा है। पर राइल तो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने टाइम देखा। स्कूल खत्म हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। नीन का दिल डरने लगा। उसने फौरन राइल के स्कूल कॉल किया तो पता लगा कि राइल ऑफ टाइम पर किसी के साथ चला गया। कौन हो सकता है वो? रीन और बेकी एक दूसरे को देखने लगे। खून कुआ, बेकी ने कहा। अगर वो राइल को लेकर जाना भी चाहते थे तो उन्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी, बेकी ने गुस्सा करते हुए कहा। राइल को किसी भी सूरत में खून कुआ के साथ नहीं होना चाहिए बेकी, रीन ने डरते हुए कहा। मैं जानती हूँ उन्होंने अच्छा नहीं किया, पर वो हमारे दोस्त भी तो थे फ्रीन, वो राइल को कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें एक बात नहीं बताई मैंने बेकी, ये सोचकर कि तुम डर जाओगी। क्या? बेकी उसे देखने लगी। हमारा एक्सीडेंट खून कुआ ने करवाया था। उसे नहीं पता था कि गाड़ी में मेरे साथ तुम भी बैठ जाओगी। उसने मुझे मारने की हर तरह से कोशिश की ताकि वो तुम्हें पा सके, और राइल मेरा बेटा है, ये वो जानता है। कहीं वो उसे कुछ कर ना दे। उसकी डरी हुई आवाज़ में कही ये बातें बेकी को अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। राइल का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। उसका अचानक डर जाना, उन कुआ को देखकर पजल हो जाना। वो अपना सर पकड़ कर रह गई। इतने सालों उसने इस बात को नोटिस क्यों नहीं किया? वो अपना सर पकड़ कर रह गई। फ्रीन, फ्रीन मुझे बहुत डर लग रहा है। फ्रीन मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मैं ढूंढ रहा हूँ बेकी, ट्रस्ट मी, मैं हमारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। उसने कर्क और नाम को कॉल की और उन तीनों ने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए उन कुआ को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। राइल को मिसिंग हुए अब 8 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। बेकी का रो रो कर बुरा हाल था। रिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उन्होंने हर जगह चेक किया पर खून कुआ कहीं नहीं मिला। तभी रीन के नंबर पर कॉल आई, एक अननोन नंबर से। हाय प्रिंस सरोजा, उसने परेशानी में फ़ोन उठाकर कहा। कैसे हैं मिस्टर सरोजा? सामने खून कुआ था। कमीने, मेरा बच्चा कहाँ है? रीन ने गुस्से से कहा। खून कुआ हंसने लगा। अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये कौन सा तरीका है? खून कुआ ने उसे छेड़ते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। दोस्त? दोस्त नहीं, भाई माना था तुझे। अपने कपड़े, अपने जूते, अपनी गाड़ी, अपने पैसे, हर चीज बांटी तुझसे, और तूने क्या किया? पीठ में छुरा खोपा मेरे। रीन ने गुस्से से कहा। अब क्या अमीर लोग चैरिटी करके भी हिसाब रखेंगे? खून कुआ ने उसे एक और टॉन्ट मारा। खून कुआ की बातें जहर से भरी थीं। तूने जो कुछ भी मुझे दिया वो चैरिटी थी, लेकिन तूने इस चैरिटी के बदले जो मुझसे छीना वो बहुत ख़ास था। तूने मुझसे बेकी छीन ली। हिसाब अभी तक बराबर नहीं हुआ फ्रीन। चल फिर एक डील करते हैं। तो मुझे बेकी वापस कर दे, मैं तुझे तेरा बच्चा। कैसी रही? खुनकुआ ने कहा। मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले, फ्रीन ने गुस्से से कहा। खुनकुआ हंसने लगा। बीवी? हाँ, 9 साल वो मेरे साथ बेड शेयर करती रही है, मेरे बिस्तर पर सोती रही है, मेरे बिस्तर पर उठती रही है, मेरे घर के काम करती रही है, मुझे हनी कहकर बुलाती रही है, और वो तेरी बीवी हो गई। देख, डील सिंपल है। तू जानता है मुझे, अगर मुझे गुस्सा आया तो रायल के साथ मैं क्या कर सकता हूँ। जानता है ना तू, अगर तूने मेरे बच्चे को कुछ किया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने, नीन ने गुस्से से कहा।
अगर तू चाहता है कि तेरा बच्चा जिंदा रहे तो बेकी से कह डिवोर्स विड्रॉ कर ले और मेरे पास वापस आ जाए, वरना राइल को तो मैं तब से मारना चाहता हूँ जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं था। तेरा गंदा खून अब बाप का किया बेटे को तो भुगतना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटे का टाइम है तेरे पास। मैं जो लोकेशन बता रहा हूँ वहाँ पे बेकी को भेज दे, पेपर्स के साथ जिनमें ये मेंशन हो कि वो मुझसे डिवोर्स नहीं चाहती। तो बेकी मुझे दे दे और आई प्रॉमिस मैं राइल को कुछ नहीं करूँगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। यू बास्टर्ड। इससे पहले कि फ्रीन और कुछ कहता, कुआ ने फोन रख दिया। फ्रीन फ्रीन किसकी कॉल थी? फ्रीन कहाँ है मेरा बेटा? बेकी ने परेशान होते हुए कहा। हमारा राइल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है बेकी। कुआ ने कहा है कि तुम डिवोर्स विड्रॉ कर लो, वरना वो राइल को इसके आगे फ्रीन कुछ कह ही नहीं पाया। नहीं नहीं, मेरे राइल को कुछ नहीं हो सकता। फ्रीन की बातों ने बेकी को भी बहुत परेशान कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सीन मूव होता है एक वीरान खंडर की छत पर। कुआ ने राइल को रस्सी से बांधकर छत से लटका रखा था और रस्सी का सिरा उसके अपने हाथ में था। डैडी ये बहुत ऊंचा है डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई एम सॉरी, मैंने अगर कुछ गलत किया है तो मैं आइंदा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज मुझे नीचे उतारो। राइल रोते हुए कह रहा था। कुआ हंसता जा रहा था। और जोर से राइल, और जोर से चिल्लाओ, चीखो, रो, ताकि मेरे दिल को सुकून मिले। जब भी तुम रोते हो तो ऐसा लगता है कि फ्रीन सरोचा मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हो, रो रहा हो। ये कहकर कुआ फिर से हंसने लगा। डैडी आई एम सॉरी डैडी, मैं आइंदा कभी भी शरारत नहीं करूँगा। आप जो बोलोगे मैं करूँगा, मुझे प्लीज छोड़ दो। छोड़ दूँ? लो छोड़ दिया। ये कहते ही उसने रस्सी का सिरा अपने हाथ से छोड़ा और राइल तेजी से नीचे गिरने लगा। उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। फिर कुआ ने दोबारा से रस्सी का किनारा पकड़ा और नीचे गिरता हुआ राइल वहीं ठहर गया। उसने रस्सी से उसे दोबारा ऊपर खींचा। डैडी डैडी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। राइल बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। अबे बुद्धू, अभी तक समझ नहीं आई? तुम्हें जो कहानी मैंने सुनाई थी ना, जिसमें एक शैतान प्रिंस और प्रिंसेस को अलग कर देता है। एक सीक्रेट बताऊं? वो शैतान फ्रीन नहीं, वो शैतान मैं हूं। ये सुनकर राइल कुआ को देखने लगा। डैडी? कहा ना, नहीं हूं मैं तुम्हारा डैडी। तुम तो उस घटिया फ्रीन का गंदा खून हो, जिसे मैंने अपने घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि बेकी मेरे साथ रहे। और अगर वही मेरे साथ नहीं रहेगी तो तेरे जीने की भी कोई वजह नहीं है। उसकी बात सुनकर राइल और जोर जोर से रोने लगा। डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे नीचे उतारो। राइल ने यूं ही रोते हुए कहा। अरे बेचारा बच्चा, डर रहा है? नीचे आना है तो फिर तुम यही होप करो कि तुम्हारी मम्मा डिवोर्स विड्रॉल के पेपर लेकर जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर वो लेट हुई तो तुम राइल कुआ से राइल फ्रीन सरोजा से लेट राइल फ्रीन सरोजा बन जाओगी। राइल वहीं चिल्ला रहा था। उसके हाथ सूज रहे थे, वो हाथों के बल लटका हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे। बेकी जब खंडर में गई और उसने यूं लटके हुए राइल को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन कुआ का ये वहशी रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। आ गई माय डियर वाइफ, कुआ ने बेकी को देखकर कहा। देखो ना, तुम्हारी वजह से क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे। राइल कितना डर रहा है। बेकी धीमे कदमों से पेपर्स लेकर कुआ के पास आने लगी। बाबा बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा प्लीज मुझे बचा लो बाबा। राइल चिल्लाता रोता ये कह रहा था। ये क्या है कुआ? आपने राइल के साथ ये क्या किया है? उसे राइल को देखकर यकीन नहीं आ रहा था। कुआ की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। बेकी उसकी आंखें देखकर डरने लगी। मैंने किया है? तुम्हारी गलती है ये, तुमने किया है। वो बेकी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कह रहा था। ना ही तुम उस घटिया फ्रीन सरोजा से शादी करती और ना ही ये सब होता।
सब कुछ ठीक जा रहा था ना? हम बचपन के दोस्त थे, हर चीज़ सही चल रही थी। मेरी नौकरी लग जाती, तुम मुझसे शादी कर लेती और रायल हमारा बेटा होता। लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो सपना जिसे मैंने 12 साल की उम्र से देखा था, तुमने उसे तोड़ दिया। लेकिन क्या करूँ, प्यार करता हूँ ना मैं तुमसे, तो तुम्हें सजा नहीं दे सकता। उनकुआ उसे देख कर कह रहा था, तभी तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। तुमने डिवोर्स विड्रॉ करवा दिया है, ये उसके पेपर्स है ना? उनकुआ देख कर पूछ रहा था। बेकी ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब जल्दी से ये मेरे पास ले आओ। बेकी यूं ही पेपर्स पकड़कर धीरे धीरे चलती उसके पास आ गई। उनकुआ ने पेपर्स पकड़े और चेक किए। आपको पेपर्स मिल गए ना कुआ? अब तो सब ठीक हो गया है ना? देखिए मैं आपके पास आ गई हूँ। अब राइल को छोड़ दीजिए, बेकी ने कहा। उनकुआ पेपर्स को और बेकी को देखने लगा। तुम्हें कहाँ जाता था इसके साथ ऐसा करना? तुम भी ना, पहले ही एक बार मैं बात मान लेती तो ऐसा होता ही नहीं। तुम चाहती हो मैं राइल को छोड़ दूं? उनकुआ ने मासूम सा मुंह बनाकर बेकी को देखकर कहा। बेकी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये कहते ही उसने रस्सी हाथ से छोड़ दी। बेकी की चीख निकल गई। मम्मा, मम्मा! रायल चिल्लाता रहा और चिल्लाते चिल्लाते नीचे गिर गया। बेकी जोर से चिल्लाने लगी। रायल! उनकुआ ने उसे पकड़ लिया। जाने दो इसको, अब तो तुम मेरे पास हो ना, हम अपने बेबीज प्लान करेंगे। छोड़ो मुझे तुम, जंगली वहशी दरिंदे! तुमने मेरे राइल को, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। आई हेट यू। बेकी ने यह कहा और उसे धकेल कर खुद से दूर करने लगी। उनकुआ ने एक हाथ से बेकी को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसने बेकी के मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। अभी तो मुझे तुम्हें साफ करना है ना, हर जगह पर जहाँ फ्रीन ने तुम्हें छुआ है। ये कहकर वो खींचकर बेकी को अपने साथ ले जा रहा था। मुझे छोड़ दो, जंगली! बेकी ने कहा। उनकुआ ने उसे फर्श पर फेंका। अपनी शर्ट खोलता हुआ वो बेकी के ऊपर झुक गया। उसने एक हाथ से बेकी के दोनों हाथों को पकड़ रखा था, दूसरी हाथ से वो उसकी शर्ट फाड़ रहा था। लीव मी यू मोरॉन! वो चिल्ला रही थी। तभी दौड़ता हुआ फ्रीन आया और कॉलर से पकड़कर उनकुआ को उसने बेकी से दूर किया। साले कमीने, आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उसने एक के बाद एक उनकुआ के मुंह पर पंच मारना शुरू कर दिया। बेकी की शर्ट फटी हुई थी। फ्रीन ने अपने कोट से बेकी को ढका। तू इसे प्यार कहता है? जानवर है तू, जानवर! तू प्यार क्या, तू तो किसी की हमदर्दी के भी काबिल नहीं। ये कहकर फ्रीन उसे पंच पे पंच मारता रहा। फ्रीन, फ्रीन मार डालो इसे, इसने हमारे राइल के साथ। मैं हूं ना बेकी, हमारे राइल को कुछ नहीं हुआ। फ्रीन ने बेकी को तसल्ली दी और सीन मूव होता है फ्लैशबैक में, जिस वक्त हुनकुआ ने राइल की रस्सी छोड़ी। नाम, कर्क और पुलिस टीम ने नीचे पूरा इंतजाम कर रखा था। राइल एक बड़े से कपड़े पर गिरा और बच गया। और सीन मूव होता है प्रेजेंट में। मैंने तुझ पर बहुत भरोसा किया था, दोस्त माना था तुझे, भाई माना था, और तूने ये सब किया मेरे साथ। तुझे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। ये कहकर फ्रीन उसके मुंह पर पंच पे पंच मारता रहा। फ्रीन, फ्रीन मुझे माफ कर दे भाई, फ्रीन मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। उनकुआ के मुंह से खून आ रहा था। वो फ्रीन के काबू में था। फ्रीन उसे मारता जा रहा था। माफ कर दूं? तूने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूँ, पर तूने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो और जोर से उनकुआ को पंच मारने लगा। फ्रीन, आई एम सॉरी फ्रीन, फ्रीन, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, पर तू तो अच्छा इंसान है ना, प्लीज मुझे जान से मत मार। आई एम सॉरी, उनकुआ ने कहा। फ्रीन उठा और बेकी को लेकर मुड़ गया। अभी वो 2 कदम भी नहीं चल पाया था जब फ्रीन को गोली की आवाज सुनाई दी। बेकी खून में लथपथ फ्रीन को देखने लगी। फ्रीन? फ्रीन हैरानी से मुड़ा और खुनकुआ को देखने लगा। तेरी यही प्रॉब्लम है, हर काम
दरमियान में छोड़ देता है तू, पर मैं ऐसा नहीं करता। ये कहकर उसने एक और गोली रीन के सीने पर चला दी। रीन घुटनों के बल बैठ गया। उसकी सीने से खून की एक तेज धार निकलने लगी, जिससे उसके कपड़े भीगने लगे। वो यूं ही गिरता बेकी की गोद में जा गिरा। रीन, रीन नहीं, रीन तुम मुझे दोबारा छोड़कर नहीं जा सकते रीन, बेकी रोते हुए कह रही थी। रीन उसकी आंखों में देखने लगा। खून से भरे हाथ के साथ उसने बेकी के गाल को थाम कर कहा, तुम्हें पता है, मैंने नाम से कहा था, सब कुछ भूल कर जीने से अच्छा है कि सब कुछ याद करके मैं मर जाऊं। तुम्हारी आंखों को अपने दिल में बसा के, तुम्हारी मुस्कुराहट को याद करके, तुम्हारे चेहरे को देखते हुए मैं ये दुनिया छोड़ भी दूं तो मुझे कोई गम नहीं। फ्रीन उसकी आंखों में देखकर कह रहा था, नहीं फ्रीन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। खून कुआं चलता हुआ आया। उसने बेकी के चेहरे को अपने हाथ में लिया और पिस्टल उसके सर पर लगा दी। बहुत बुरा हुआ लैला मजनू की जोड़ी के साथ, पर असली लव स्टोरीज में तो ऐसे ही होता है ना, एंड पर हीरो हीरोइन मर जाते हैं। ये कहते हुए उसने ट्रिगर दबाया और एक गोली की आवाज आई। और इसी के साथ एपिसोड 19 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड पीस आउट।